क्या करिए फिर? हेलो, ये माइक ऑफ होता तब भी म्यूट होने पर भी म्यूट चल रहा है। नहीं, नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। क्लास शुरू कर रहे हैं, बस कर ही दिए शुरू। शुरू कर रहे हैं, बस कर ही दिए शुरू। अमित मिश्रा जी, नमस्ते नमस्ते। ऋतिक सिंह, नमस्ते 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 नमस्ते। तो हम लोग डे 7 एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग एक चैप्टर कुछ किताबों के हिसाब से एंड हो चुका है, कुछ किताबों के हिसाब से चल रहा होगा, मगर अब हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब चैप्टर एक तरीके का एंड हो चुका है, उसके बावजूद भी कुछ चीजें रह रखी हैं। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं और शुरू करते हैं। 1 मिनट में बच्चे आ जाएंगे और सारे। नमस्ते ज्योति, हेलो। तो यार अभी हमने जो अभी तक पढ़ा है, आपको पता है हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा। एग्रीगेट डिमांड क्या बताता है? एग्रीगेट डिमांड बताता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, और क्या बोलते हैं? ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी इन अकाउंटिंग ईयर। एक लेखा वर्ष की अवधि में कुल खर्च, एक अर्थव्यवस्था का कुल खर्च है। एक लेखा वर्ष की अवधि में एक अर्थव्यवस्था का कुल खर्च है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। हमने क्या पढ़ा है भाई एग्रीगेट डिमांड में? तो हमने एग्रीगेट डिमांड में टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी को पढ़ा। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी को पढ़ा, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही पार्ट है, दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में जब भी मैंने आपको बताया कि अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को चेक करना है कि एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल खर्चा कितना है, तो हम क्या करेंगे? C प्लस I। ठीक है, अब इस I का मतलब क्या था? इस I का मतलब था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसे कहते हैं निवेश व्यय। अगर आप देखोगे ना
तो यार हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, हमने सी कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि जेएम केन्ज ने बताए हैं एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड, जो सिर्फ कंजप्शन को बताता था। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने अच्छे से कर लिए थे। ठीक है, इसे कहते हैं उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। और हमारा जो टॉपिक रह गया है, मतलब जो हमने अभी इसमें नहीं छुआ है, वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आप देखोगे तो हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को टच ही नहीं करा। तो क्या हमारा, जब तक हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही टच करके नहीं बैठे, तो क्या हमारा तब तक एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट हो जाएगा क्या? तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल भी नहीं होने वाला तब तक। नमस्ते। और हाँ जी ज्योति, होमवर्क दिया था मैंने और होमवर्क आपसे हो गया होगा आसानी से। ठीक है, और ज्योति तुमने ना वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो तुम पहुंचे ही नहीं हो वहां तक। ठीक है, बच्चे वहां पर सबमिट कर देते हैं या फिर ग्रुप में कर देते हैं सबमिट, तो तुम भी वहां कर दो। 2 बच्चों ने वहां करा है अपना नाम लिखकर, एक राजन ने और एक ऋषि ने। ये 2 बच्चों ने तो कर रखा है वहां सबमिट, और उन्हें नहीं करा है। ठीक है, थोड़ा सा आज क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक रखा हूँ आज, तो टायर्डनेस मैंने चेक भी नहीं करा, मैं टायर्डनेस बहुत है ना, तो इसलिए मैंने चेक भी नहीं करा। मैं सोचा पहले टॉपिक पढ़ा दूंगा फिर आराम से चेक कर लूंगा। ठीक है, एक बार वहां भेज देना। अच्छा तुमने आंसर निकाल के रख दिया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वहां क्वेश्चन भी है ना, तो तुम एक बार टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना अपने फोन में और फिर सीधा अपना आंसर भेज देना फोटो के साथ थ्रू। ठीक है, तो अब चेक करो, नहीं आया यार। ओके ओके, सभी लोग, कोई बात नहीं। अब मैं ये बोल रहा था कि आपको कि इन्वेस्टमेंट जो है, मुझे ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो शुरू करें। अगर शुरू करें तो एक बार आप डन लिख दो यार, ऐसे करके थम्स अप कर दो। मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा देता हूं आपको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा देता हूं। क्या होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? भाई क्या होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ इतनी सी बात करता है कि इकोनॉमी के अंदर, वही इकोनॉमी में क्या होता है, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी के अंदर जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो, इसे कहते हैं पूंजी निर्माण। ठीक है, जो भी कुछ पूंजी निर्माण होगा एक लेखा वर्ष की अवधि में, एक लेखा वर्ष की अवधि में, एक लेखा वर्ष की अवधि में जो भी कुछ क्या होगा, जो भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है पूंजी का निर्माण होना, और ये पूंजी निर्माण ही द सेकंड वर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब चाहे आप बिजनेस लगा लो, अपना बिजनेस लगा रहे हो, बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, चाहे आप मकान बना रहे हो, रेजिडेंशियल हाउसेस बना रहे हो, ठीक है, चाहे आप अपने लिए स्टॉक परचेज कर रहे हो या फिर स्टॉक इकट्ठा कर रहे हो, ये सब अपने आप में इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, तो क्या कहलाता है? अभी हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक लेखा वर्ष में जो भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जो भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी निर्माण, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था का टोटल निवेश, कुल निवेश। अब वो कुल निवेश होता किन किन चीजों पर है? तो सीधी सी बात है, हम उसको ब्रॉडली बड़े रूप में अगर देखें तो 3 चीजों पर होता है। कितनी चीजों पर होता है? 3 चीजों पर होता है। यहां इतनी डिटेलिंग जाना नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो 3 चीजों पर होता है। कौन कौन सी चीजों पर? अगर आप बड़े बड़े
अपने बिजनेस हाउसेस या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस या बिल्डिंग ऐसी बना रहे हो, या फिर आप मशीनरी खरीद रहे हो। अब मैं डायरेक्टली बोलूं तो मशीनरी फॉर बिजनेस, पहला खर्चा किस पे हो गया? मशीनरी फॉर बिजनेस, मतलब व्यवसाय के लिए जो भी मशीनरी खरीदी जा रही है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। दूसरा अगर मैं बोलूं तो रेजिडेंशियल हाउसेस, जितने भी घर बन रहे होते हैं, मकान बन रहे होते हैं, इन पर भी जो खर्चा होगा वो भी क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और तीसरा, जब भी आप टोटल जो होता है ना, या फिर आप ये कह लो कि हाँ, अब इसे डायरेक्टली बोले, या फिर हम जो स्टॉक बना रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टॉक बना रहे हैं, जैसे किसी ने माल बनाया, बेचा, बट बेचा नहीं, रोक लिया उसने अपने पास, तो वो भी अपने आप में क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, ये सब कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है, इसी को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब अगर हम समझें तो हम बोलते हैं कि ब्रॉडली इतने चीजों से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो आ गया, मगर वो बोलते हैं कि अगर आप देखो तो हमें ये बताओ कि आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे यहाँ पर पढ़ोगे, कैसे यहाँ समझोगे। तो यहाँ पर पढ़ने और समझने के दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके क्या है? एक तरीके को हम कहेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं स्वायत्त निवेश, स्वायत्त निवेश, ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरे को कहते हैं हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं प्रेरित निवेश, प्रेरित निवेश। तो भाई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ये बोलते हैं कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लोगों की इनकम बढ़ने से या फिर इनकम घटने से, क्योंकि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो किसकी बात कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर की। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब हम तुम लोग। सरकार का यहाँ कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सरकार का रोल नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जहां पर आपकी इनकम या फिर जीडीपी, क्योंकि इनकम और जीडीपी देख सकते हैं हम दोनों, ठीक है, और एक तरफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। आपके इनकम के 0 होने पर, आपके इनकम के 100 होने पर, 200 होने पर, 500 होने पर, 1000 होने पर, अगर आपकी इनकम के घटने और बढ़ने से इन्वेस्टमेंट पर कोई भी फर्क ना पड़े, आप जो सोच रहे हो उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट है या हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब कोई बोलेगा इसके एग्जांपल देना सर, क्या होते हैं भाई, इसके एग्जांपल क्या होंगे? तो भाई मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि अगर आपने कहीं पर भी मान लेते हैं एक तरीके का कहते हैं ना SIP खोल रखी है, SIP बोले तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर आपकी इनकम 0 हो जाए या इनकम आपकी लाखों में हो जाए, मगर मान लो आपने उसका SIP का एक मंथली आपने सोच रखा है कि मैं इतना प्रीमियम भरूंगा, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपने फिक्स करा था, जो भी आपने फिक्स किया था, आप उतना ही कर रहे हो। मान लो 100 रुपए आपने फिक्स किया था, तो जब आपकी नौकरी थी तब भी आप 100 रुपए दे रहे थे, जब आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था तब भी आप 100 रुपए दे रहे थे, जब आपके पास पैसे है ही नहीं तब भी आप 100 रुपए दे रहे हो। इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आप देखोगे बहुत सारे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरीके की, जो कि क्या होते हैं, ऑल टाइम फिक्स रहते हैं, ऑल टाइम फिक्स रहते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पर इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेट तो करता है, मगर इनकम के 0 होने पर, इनकम के घटने से या इनकम के बढ़ने से उस पर कोई भी फर्क ना पड़े, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए इसे हम, क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फिक्स रहता है, इसलिए इसका नाम ही ऑटोनोमस है, इसलिए हम इसे किससे देखेंगे? I बार से डिनोट करेंगे। जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर Y और GDP, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये प्रेरित निवेश है। प्रेरित निवेश मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम आई वैसे वैसे आपने उसमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना है। जैसे कि एक नॉर्मली एग्जांपल देख लें, तो मान लो आप
का आपकी एक शॉप है, दुकान है, ठीक है, आपकी मैं इंडिविजुअल रूप से समझा रहा हूं आपको, हालांकि ये बड़े कॉन्सेप्ट मैक्रो लेवल है, ठीक है। जब तक आपकी दुकान नहीं थी तो जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जब आपकी दुकान नहीं थी तो जीरो का इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपकी इनकम बढ़ी 100, आपने बोला जी 20 का इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, इनकम 200 हो गई तो आपने 40 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, इनकम 500 हो गई तो आपने कितने का कर दिया, 100 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इनकम 1000 हो गई तो आपने 200 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसका मतलब इनकम के बढ़ने से आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, इनकम के घटने से आपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना, ओके। हाँ जी ज्योति जी, बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है। तो अगर हम समझें तो हम क्या समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसके ग्राफ्स भी समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को शो कर रहे हैं, इधर हमारी इनकम या जीडीपी शो हो रही है, अच्छा जी, इधर हम इन्वेस्टमेंट को शो कर रहे हैं, इधर हमारी इनकम और जीडीपी शो हो रही है। तो अगर हम नॉर्मली देखें, जब हमें पता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा कैसा होता है, ऑटोनोमस हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा बिल्कुल फिक्स रहता है। जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स है तो हमारे लिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेगी, अपने आप में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच जाएगी और वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट करेगा। वहीं पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जब जीरो था तब वो भी क्या था, जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जीरो तो वो भी जीरो, जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ा, मतलब जब इनकम बढ़ी, सॉरी, जब जीडीपी जीरो तो वो भी जीरो, इन्वेस्टमेंट भी जीरो, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आई बार को डिनोट कर रहा है, ये सिर्फ आई को डिनोट कर रहा है। तो नॉर्मली हमें दो टाइप के इन्वेस्टमेंट समझ लेने, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बता दूं, देखो भाई, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के बढ़ने से, इनकम के घटने से उस पर कोई फर्क नहीं होता, और वह इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है जितना पहले था। जब इनकम जीरो थी तब भी वो 100 है, जब इनकम 1000 होगी तब भी वो 100 है। ऐसा इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि एग्जांपल के रूप में आप इसे एसआईपी के रूप में मान लो, एक इंडिविजुअल पर्सन की। अब एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में आपने सोचा कि आप हर महीने 100 रुपए दोगे, ठीक है। तो हर महीने 100 रुपए दोगे तो हो सकता है कि आपको किसी महीने ज्यादा इनकम मिल जाए, तब भी आप 100 ही दे रहे हो, और कई किसी महीने आप क्या कर रहे हो, आपको इनकम मिले ही नहीं, आपका काम नहीं चला, अगर आप जॉब करते हो तो नौकरी छूट गई, तब भी आप क्या कर रहे हो, 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब कहाँ से लाके कर रहे हो, वो पुरानी सेविंग से कर सकते हो, उधार लेके कर, मतलब जो भी कर रहे होगे, लोन लेके कर रहे होगे। तो कुल मिलाकर अगर आप ऐसा फिक्स कर रहे होते हो तो उसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो आपका फिक्स नहीं होता, इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ता है, इनकम के घटने के साथ घटता है, उसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इतनी बात नॉर्मल सी है जो आपको समझ आया। एसआईपी बोला तो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये ऐसे ना इन्वेस्टमेंट प्लान बना रखे हैं, ठीक है, सरकार ने बना रखे हैं, इंडिविजुअल प्रोग्राम मतलब बैंक्स ने बना रखे हैं कि आप ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट करना है तो जरूरी थोड़ा ना आप बिजनेस ही खोलो, आप इन्वेस्टमेंट किस में कर सकते हो, जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा, इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब किसी ने स्टॉक मार्केट में काम कर डाला, पैसे डाले, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। मगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो इतना बिजी है कि वो स्टॉक मार्केट की अप डाउन्स को नहीं देख सकता, रोज उसको पता नहीं है भाई कि क्या अप एंड डाउन देखूं, मुझे तो आता ही नहीं है, ये कोई एनालिसिस नहीं कर पाते, और कल को मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा। तो मैंने सोचा, मैंने अपनी जगह पर मतलब अपने पैसे को किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को या संस्थान को पकड़ा दिए कि मैं हर महीने आपको 100 रुपए दूंगा, आप मेरी जगह इन्वेस्टमेंट कर देना, मेरी जगह इन्वेस्टमेंट कर देना, और मैं आपको लगभग 5 साल 10 साल तक हर महीने 100 रुपए दूंगा। तो ये एक तरीके का, इसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर हमने समझ लिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये दोनों बात हमने यहाँ पर समझ ली। अच्छा जी, तो हम थोड़ा आगे बढ़े, अगर आपको ये समझ आ गई हो तो आप थम्स अप कर सकते हो, आप थम्स अप कर सकते हो। मुझे थोड़े से और टॉपिक समझाने हैं हल्के से, ठीक है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, बड़े बिजी हो आप लोग यार। ओके, भरत एंड भारती एंड ज्योति, अंकित रावत, ओके, हिमानी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया अपना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड, वो कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास बात समझ आती है हमें एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो हमने एक तरफ एडी को समझ लिया है। एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी। दूसरी तरफ एक और चीज है, उसको कहते हैं एएस। एएस, एएस का मतलब होता है, इसे कहेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, इसे कहेंगे हम समग्र पूर्ति। ध्यान रखना भाई, एग्रीगेट सप्लाई। जैसा कि हमने जब ये क्लास शुरू करी थी ना, इसका मतलब आज डे 7 है, मतलब 6 क्लास पहले तो हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी। और एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी ना, तो मैंने आपको इस एग्रीगेट का मतलब बताया था। इस एग्रीगेट का मतलब बताया था, मतलब था टोटल, कुल, ठीक है। अब डिमांड का मतलब मैंने वहां पर बताया था खर्च। कैसे बताया था, क्योंकि एक आदमी कहीं ना कहीं डिजायर कर रहा है, परचेजिंग पावर है, विलिंगनेस है, कुल मिलाकर वो खरीदने के लिए रेडी बैठा है, तो खरीद ही रहा है, खर्चा कर रहा है। अगर खरीद रहा है तो इसलिए मैंने बोला खर्चा है, वो एग्रीगेट डिमांड खर्चा है। तो ऐसे ही एग्रीगेट का मतलब यहां तो टोटल है, बट सप्लाई का मतलब क्या है, तो सप्लाई का यहां पर मतलब है प्रोडक्शन करना। सप्लाई का मतलब है प्रोडक्शन करना, या फिर प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्शन। तो इसे कहेंगे हम कुल उत्पादन। कुल उत्पादन। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया, टोटल प्रोडक्शन। अब कहां का भाई टोटल प्रोडक्शन, तो हम बोलते हैं ऑफ एन इकोनॉमी। ऑफ एन इकोनॉमी। अब कब तक का, तो हम बोलते हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर। इन एन अकाउंटिंग ईयर। हिंदी में एक अर्थव्यवस्था का, एक अर्थव्यवस्था का एक लेखा वर्ष की अवधि में, एक लेखा वर्ष की अवधि में, एक लेखा वर्ष की अवधि में। तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड तो टोटल खर्चा हो गया। वहीं पर एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ऋषि ने लिखा है, भैया क्या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स नहीं हो सकता। देखो भाई, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स, अगर हम देखो अलग अलग टर्म में ना लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ना कई जगहों पर, अब जैसे हम छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 साल से नीचे शॉर्ट टर्म माना जाता है और 5 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म माना जाता है इन जनरल। अब इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म किसे कहोगे आप, तो भाई देखो सिचुएशन इकोनॉमी की बात है, तो इकोनॉमी तो लॉन्ग टर्म तो बहुत लंबी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 5 ही साल हो सकता है 20 साल भी हो जाए वहां पर। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म क्या है वो अलग चीज है। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, अगर आपको याद हो लास्ट से लास्ट क्लास, तो मैंने आपको बताया था कंजप्शन फंक्शन के बारे में बताया था कि कंजप्शन फंक्शन प्रैक्टिकल केस में तो क्या होता है, प्रैक्टिकल केस में वो नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन होता है, बट इम्प्रैक्टिकल केस जिसको हम पढ़ने के पर्पज से पढ़ते हैं उसे हम लीनियर कंजप्शन फंक्शन पढ़ते हैं। और उसमें भी हमने दो पढ़े थे,
एक जो 0 से शुरू होता है और एक बगैर 0 के शुरू होता है। तो हमने अपनी पूरी बुक में, जो आप बुक पढ़ते हो उसमें बगैर 0 से शुरू होने वाली टर्म्स को पढ़ा हुआ है, वो भी लीनियर में। बट इन प्रैक्टिकल केस क्या लीनियर वर्क करता है? तो नहीं करता, तो नॉन लीनियर करता है। बट हम क्या अभी नॉन लीनियर को पढ़ रहे हैं? नहीं, हम नॉन लीनियर को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ वो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं जिनको हम अज्यूम कर सकते हैं कि यार ऐसा है। तो पहले आप एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ो कि ऐसा ऐसा होगा तो कैसी इकोनॉमी हो सकती है, एक इमेजिन करोगे। अब आप सीधा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं घुस रहे हो यहां पर। तो ऐसे ही हमने जब इन्वेस्टमेंट पढ़ा तो उसके भी 2 पार्ट पढ़ लिए। मैंने समझाने को आपको ऑटोनोमस समझा दिया और इंड्यूस समझा दिया। बट इन प्रैक्टिकल केस जनरली तो इंड्यूस भी पढ़ा जाता है। ऑटोनोमस केस अगर हम इकोनॉमी में देखेंगे तो उसका एक पार्ट देखेंगे और कहां तक देख पाएंगे, है कि नहीं है? ओके, तो ये बात अगर समझ आ गई हो तो बताना मेरे को। यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात है। देखो इन्वेस्टमेंट तो हर एक चीज का है ना। ओके ज्योति, ठीक है। और अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट अलग चीज है। वो अकाउंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है, ठीक है, और इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी में वर्क करती है, ठीक है। इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी के लिए अलग अलग नहीं होने वाली है, एक ही होने वाली है। और जबकि अकाउंट्स की अकाउंटिंग बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है ना। तो वो अलग किताब है, उसके अलग कॉन्सेप्ट है, वो तरीका अलग है, तो उसको यहाँ पर हम मिक्स नहीं करने वाले, ठीक है। तो हमारी बात समझ आ गई कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। इतनी आपको बात समझ आ गई तो लिख लेना इसको। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ। टॉपिक का नाम डाल देते हैं आज इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का संतुलन। एक अर्थव्यवस्था का संतुलन। तो भाई एक अर्थव्यवस्था का संतुलन कहां होता है और कैसे होता है? इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम कैसे होता है और कहां होता है, तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां होता है, कैसे होता है। हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हल्का सा एक टॉपिक और छुएंगे, और आज हमने क्लास बस इतनी ही रखनी है, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा थकान फील हो रही है, तो मैं यार आज जितना पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल पढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा जो भी पढ़ाएंगे। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी कहां होता है? तो भाई बहुत नॉर्मल सा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जिस जगह पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए, जिस जगह पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए, ठीक है, तो वहां पर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं। और ये इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, ये एक तरीके से शॉर्ट रन की सिचुएशन है। मैं यहां पर सिर्फ शॉर्ट रन लिख रहा हूं आपके लिए, अल्पकाल की, अल्पकालीन व्यवस्था, ये अल्पकालीन। तो जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाती है, वहां पर इकोनॉमी क्या होती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे पहुंच जाती है। अब कहां पर इक्विलिब्रियम होगा? जहां एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए। तो भाई एग्रीगेट सप्लाई कहां बड़ा होगी भाई, और कहां एग्रीगेट डिमांड होगा? तो हम बहुत नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, दोनों में ही कॉमन वर्ड है। क्या दोनों में ही कॉमन वर्ड है? ये एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एन इकोनॉमी, ठीक है, और एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी बातें हैं। मगर एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल प्रोडक्शन। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल प्रोडक्शन, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। तो जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल प्रोडक्शन के बराबर हो जाती है, वो सिचुएशन क्या होती है?
वो सिचुएशन को हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहते हैं इन अ शॉर्ट रन। इसका मतलब जितना इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन करके बैठेगी उतना ही इकोनॉमी के अंदर अगर टोटल खर्चा हो गया, इसका मतलब उतना ही लोगों ने खर्च कर दिया। इसका मतलब जितना सामान बना हुआ था सारा का सारा सामान बिक जाए। तो अगर सारा सामान जितना भी बना हुआ था सब बिक जाए तो वो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहलाता है, इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम कहलाता है। इतनी बात समझ आ रही है? अगर इतनी बात समझ आ रही है तो लिखो डन, समझ आ गया है। एक इकोनॉमी में जितना भी माल बना हुआ है सब बिक जाए। मैं क्या रखा, जितना लिख देता हूं यहां पर, इतना है ना, जितना माल बना हुआ है, ठीक है, सब बिक जाए, सब बिक जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, इकोनॉमी संतुलन में पहुंच जाएगी। तो इतनी बात समझ आ गई कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। अच्छा जी, अभी एक वर्ड और एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, ठीक है, एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, उस वर्ड को मेंशन जरूर कर लेना नोट्स बनाते वक्त। तो अभी तक हमने क्या समझा है, अभी तक हमने जो समझा उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाए तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाती है। मगर उसका मतलब क्या होगा, यहां पर होगा प्लान्ड वर्ड आएगा, एक प्लान्ड। इसका मतलब जितना मैंने प्लान करा या फिर जितना इकोनॉमी ने प्लान करा, तो प्लान टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू दी प्लान टोटल एक्सपेंडिचर। जितना प्लान किया जाए, ध्यान रखना, पता चला मैंने प्लान कर रखा है कुछ और, आपने कुछ और प्लान कर रखा है, तो ये प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब मेरी प्लानिंग, एक प्रोड्यूसर की प्लानिंग एक कंज्यूमर की प्लानिंग से बिल्कुल हूबहू मैच कर जाए, ठीक है, वो भी इकोनॉमी के लेवल पर, तो वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाता है, वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो इसका मतलब प्लान टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू दी प्लान टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपसे कोई पूछेगा भाई इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे वेयर प्लान्ड एएस इज इक्वल टू दी प्लान एडी, ठीक है। इसका मतलब नियोजित कुल, मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, नियोजित कुल उत्पादन, नियोजित कुल उत्पादन, नियोजित कुल खर्च के बराबर हो तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ओके, अब ये तो आपको पता है ना कि ये सब तो इकोनॉमी के अंदर होगा और अकाउंटिंग ईयर में होगा, तो ये दो शब्द तो आपको जोड़ लेने हैं, ठीक है। तो नियोजित शब्द को भूलना नहीं है। ये जो प्लान वर्ड है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं भाई, ये डेफिनेशन में ये वाले शब्द को भूलना नहीं है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ आ गई कि वेयर प्लान्ड एएस इज इक्वल टू द प्लान्ड एडी, दैट्स द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। अगर आपको ये बात समझ आ गई, आपने डन लिख दिया, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब मेरा जो टोटल प्लान एक्सपेंडिचर, टोटल प्लान प्रोडक्शन था या फिर टोटल प्लान आउटपुट था, अगर मैं जितना आउटपुट निकाल रहा हूं, बना रहा हूं, तो एक्चुअल में मैं उतना ही इनकम जनरेट कर रहा हूं। क्या जनरेट कर रहा हूं? इनकम। अब इनकम को ही मैंने आपको बताया क्या कहते हैं हम, जीडीपी। अगर आपने नेशनल इनकम जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो गुड्स, और नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, मेरी वीडियो अगर प्लेलिस्ट पर जाओगे, नेशनल इनकम की वीडियो है, जो पहली ही वीडियो है, वो साफ साफ बता रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। एक इकोनॉमी का जो टोटल प्रोडक्शन है उसकी मार्केट प्राइस का जो एडिशन है वो सब जीडीपी होता है। और अगर वो जीडीपी होता है तो लोगों ने प्रोडक्शन बनाया तो लोगों को इनकम मिली है, तो वो हमेशा इनकम के इक्वल होने वाला है। तो इसका मतलब वाई के इक्वल होने वाला है, और वाई के इक्वल क्या होने वाला है? टोटल खर्चा, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, टोटल खर्चा एग्रीगेट डिमांड। तो एएस इज इक्वल टू एडी प्लान, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू। तो यहां पर क्या है, वाई इनकम जो जीडीपी के इक्वल है वो एडी के इक्वल है। और सीधी सी बात है कि अगर ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं
तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं यहाँ पर कि यार आप अपनी इनकम का क्या करते हो। तो भाई हम तो अपनी इनकम का या तो कंजप्शन कर लेते हैं या फिर सेविंग कर लेते हैं। ठीक है, या तो कंजप्शन कर लेते हैं या फिर सेविंग कर लेते हैं। मगर टोटल एक्सपेंडिचर किन किन चीजों पे किया जाता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर या तो कंजप्शन करने पे किया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट करने पे किया जाता है। या तो कंजप्शन करने पे किया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट करने पे किया जाता है। तो हमको ये पता है कि यहां पर इस सिचुएशन पे कंजप्शन एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा सा मतलब है क्या, तो इसका मतलब प्लान्ड सेविंग शुड बी इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर हो जाएगा, तो वहां पर भी अर्थव्यवस्था का संतुलन हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम लिखेंगे नियोजित बचत। नियोजित बचत किसके बराबर हो जाए, नियोजित निवेश के बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पर दो अलग अलग चीज मिल गई, और वो दो अलग अलग चीज क्या है, तो पहली तो यह है फर्स्ट अप्रोच जो इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को बताएगी। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, वेरी फर्स्ट अप्रोच। ये पहली अवधारणा है जो अर्थव्यवस्था के संतुलन को बता रही है, पहली अवधारणा। और ये दूसरी अवधारणा है, सेकंड अप्रोच। अब हमारे सवाल जो है ना वो इन दोनों से ही आते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन होता है वो फर्स्ट अप्रोच ASAD, प्लान AS इक्वल टू प्लान AD से भी आता है, और आपका प्लान सेविंग इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट से भी आता है। ठीक है, जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। हाँ ऋषि यही बात, बिल्कुल। क्या डिफरेंस है, जीडीपी और डोमेस्टिक इनकम अलग है क्या? हाँ अलग है, डोमेस्टिक इनकम अलग है, जीडीपी अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। मैंने तो यहाँ पर लिखा ही नहीं कि मैंने सिर्फ लिखा है वो इनकम है। ठीक है, ओके, मैंने लिखा है बस इनकम है। ओके, अभी ऐसे तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम अलग है, नेशनल इनकम अलग है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम अलग है, प्राइवेट इनकम अलग है, पर्सनल इनकम अलग है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अलग है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए आप पहले वाली वीडियोस देखोगे नेशनल इनकम की, आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, बस मैंने आपको बताया कि एएस मतलब टोटल प्रोडक्शन होता है। टोटल प्रोडक्शन इज मीन जीडीपी। अगर वो जीडीपी है तो इसका मतलब वो अपने आप में इनकम क्रिएट कर रहे हैं। जितने लोगों की इनकम हो रही है वही सारी इनकम है। ठीक है, ओके, बहुत नॉर्मल सी बात है। और अगर आपको इसका थोड़ा सा और डीप जाना है तो मैं बता दूंगा। डोमेस्टिक इनकम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और सॉरी फैक्टर कॉस्ट। अभी आपको लगेगा यार जीडीपी जो एमपी है ना, ठीक है, वो अभी जो जीडीपी एमपी लिखा है वो इनकम लिख दिया, वो किस केस में लिख दिया, तो बात की बात है, बता दूंगा उसको। ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो सब कुछ पॉसिबल है। चलो, यहाँ पर दो अप्रोच हो गई। अब ये दोनों ही अप्रोचेस से हमें क्वेश्चन करना है, मगर कैसे पेपर को करना है, कैसे समझना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इतना करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और वो आज की यहाँ पर तक की लास्ट क्लास को करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच जो हमारी AS इक्वल टू AD अप्रोच है, ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कैसे, और क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम देखें तो AS इक्वल टू AD का इक्विलिब्रियम लेवल, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल, हम टेबुलर प्रेजेंटेशन से देखेंगे। टेबुलर प्रेजेंटेशन से देखेंगे।
इसे कहते हैं सारणीयन प्रस्तुतिकरण। सारणीयन प्रस्तुतिकरण। ओके, पहला तो इससे देखेंगे। दूसरा नंबर क्या देखेंगे हम? दूसरा देखेंगे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। दूसरा हम देखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण से। और तीसरा देखेंगे हम अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन से। इसको कहते हैं क्या? बीजगणितीय। बीजगणितीय प्रस्तुतिकरण। बीजगणितीय प्रस्तुतिकरण से देखेंगे। तो कैसे देखने वाले हैं? टैबुलर प्रेजेंटेशन से एक बार देखेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से देखेंगे और अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन से देखेंगे। ये तीन तरीके से हमें अप्रोच नंबर 1 करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही हमें क्या करना है? ऐसे ही हमें क्या करना है? हमें S इक्वल टू आई अप्रोच देखनी है। इसका मतलब जैसे AS इक्वल टू AD अप्रोच देखेंगे, कैसे देखेंगे? टैबुलर प्रेजेंटेशन से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन से, वैसे ही S इक्वल टू आई अप्रोच भी देखेंगे, टैबुलर प्रेजेंटेशन से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से और अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो इतना हमको देखना है और हम जब इतना देख लेंगे तो हमें सारी बातें हमें समझ आ जाएंगी। जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक के, मैं वो बता देता हूँ एक बार को, ठीक है। तो पहली बात, ये वाले जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, चाहे एसआई अप्रोच का पूछा जाए या फिर एएस इक्वल टू एडी का अप्रोच पूछा जाए, तो जनरली ये ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए आता है। ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल यही है, एएस इक्वल टू एडी। जो जनरल कैंडिडेट है, मतलब आप लोग, उनके लिए ये क्वेश्चन आता है। जनरल स्टूडेंट्स, उनसे ये वाला सवाल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का पूछा जाता है। और अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन तो खैर दोनों से ही पूछा जा सकता है, ठीक है। अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन तो दोनों से ही पूछा जा सकता है। टैबुलर नहीं पूछेंगे, अलजेब्रिक जरूर पूछेंगे। और ये सोच लो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रिक का, ठीक है। और आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो ये भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्यों ना हो। तो हम इतना समझेंगे नेक्स्ट क्लास से। इसका मतलब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से हमें एक ही काम करना है। एक तो सभी लोग ना यार ये वीडियो लाइक कर दिया करो ना फटाफट, ओके। तो हम लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट क्लास से, मतलब कल जो क्लास करेंगे उसमें हम एएस एडी अप्रोच, प्लांट एएस इक्वल टू प्लांट एडी अप्रोच का पहले टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे। जब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कर लेंगे तो भाई क्या करेंगे हम, पहले हम ये टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे। अरे ये तो गलत हो गया था। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे। जब टेबुलर प्रेजेंटेशन का काम हो जाएगा फिर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगा फिर हम अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन करेंगे। ऐसे ही हम एसआई अप्रोच में भी काम करेंगे। बस इतना ही काम करना है। फिर इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट आ जाएगा और ये वाला टॉपिक और ये वाला जो पूरा चैप्टर है ये वाला भी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। क्वेश्चन नंबर 2 करा दूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करा दूं तो करा लेते हैं यार। तो यार मुझे चलो करा देते हैं ना, मैंने भेज देता। चलो देख ही लेता हूँ जरा क्वेश्चन, देख ही लो फिर जब पूछ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा जाके किस में डाला था मैंने, इसमें डाला था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। एक तरफ हमने सी लिखा था
C लिखा था, ओके, S लिखा था, देन फिर क्या लिखा था, Y, फिर लिखा था हमने MPC। डन। चलो भाई, तो जरा समझ लेते हैं इसको। वैल्यू थी C की 100, 175, 250, 325, S की वैल्यू है 50, 75, 100, 125। तो अगर हमें C और S दे दिया तो Y तो नॉर्मली निकल जाएगा। देखो Y, C प्लस S इक्वल टू क्या होता है भाई, Y होता है, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। तो एक वैल्यू दे रखी है 150, ये तो आसान सा सवाल है बिल्कुल, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 175 एंड 75 250, ये हो जाएगा 350, ये हो गया 450। अब MPC की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको क्या करना है, बड़ा आसान सा है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ठीक है, बस यही तो करना है। डेल्टा C की वैल्यू कितनी है, देखो पहले वाले में तो मुझे कुछ पता चलने वाला नहीं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कुछ पता ही नहीं है कि कितनी वैल्यू थी, तो नहीं पता चलेगा। 175 माइनस 100, तो ये आ गया 75, जबकि ये आ गया 100। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ फिर 75 है, फिर यहाँ 75 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 75, ये भी 75, ये 100, ये भी 100, ठीक है। तो कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.75, 0.75, 0.75। बड़ा आसान सा आंसर है यार, कुछ तो था ही नहीं इसमें। सेकंड वाले में है क्या, राकेश, हो गया तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, पिक सेंड करने को कहा था और तुमने कर रखा है। तो यहाँ पर 75, 75, बहुत बढ़िया, सबका ही निकला है, ऋषि का भी निकला है, राजन का भी निकला है, राजा भंडारी का भी निकला है, ठीक है, हर्ष श्रीवास्तव का भी निकला है, बहुत बढ़िया। राजा ने भी निकाला है, राजन ने भी निकाला है, हर्ष ने भी निकाला है, ऋषि ने भी निकाला है। ये 4 बच्चों के आंसर आए मेरे को भाई। ओके, काफी है आज के लिए, तुम्हारा पूरा सही है, बहुत बढ़िया, जितने बच्चों का पूरा सही है, ठीक है। फर्स्ट वाला भी इजी था। सी बार कहाँ है, सी बार की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर राकेश, यहाँ पर सी बार की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ यार हर्ष, मैंने कहा था क्या कहते हैं कि मैं फोटो भेज दूंगा, एक काम करूंगा मैं कल ना, आपको किसी को दे दूंगा, आप एक काम करना, उसमें से फोटो खींच लेना। मेरे को थोड़ा सा ना टाइमिंग इशू हो रहा है, तो मैं कर नहीं पा रहा था, ठीक है। तो कोई भी मैं आप में से किसी को बच्चे को दे दूंगा, तो आप उसका PDF बना दोगे और उसमें ग्रुप उसमें भेज देना टेलीग्राम में, तो और बच्चों को भी मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कल मैं दे दूंगा, यही रखिए, मैं दिखा देता हूँ यार, यहाँ अच्छा ऊपर रखा हुआ है मेरा वो पूरा का पूरा दस्तावेज, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे और इसको समझते हैं। तो तब तक के लिए सभी लोग बाय बाय, सभी लोगों को गुड नाइट, जय माता दी।